हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। ये लेक्चर क्लास 11th के लिए है। कल ये एक स्लाइड मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। चैप्टर सेकंड शुरू किया था, तो इसमें हम लोगों ने कहाँ तक स्टडी किया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक। विटेकर का एक क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में, 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया है। एक है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। यहाँ तक हम लोगों ने कल स्टडी किया था। तो मैंने कहा था किंगडम मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आते हैं, फंजाई में मल्टीसेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे और साथ में हेटेरोट्रॉपिक होंगे। और ये ऐसे एनिमल हेटेरोट्रॉपिक होंगे जिनमें सेल वॉल भी होगी, काइटिन की बनी हुई। फिर किंगडम प्लांटी देखा था। किंगडम प्लांटी में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, इनमें भी सेल वॉल होगी और भी सेलुलोज की बनी हुई होगी। एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आएंगे और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी। ठीक है, ये होता है। तो आज हम लोग बच्चों किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा को डिटेल स्टडी करेंगे। एक ही फाइलम आज लेके चलेंगे और ये फाइलम कंप्लीट करेंगे आज। फाइलम नहीं, सॉरी, किंगडम। एक किंगडम शुरू करेंगे मोनेरा और यही आज कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में। फिर कल के लेक्चर में हम लोग प्रोटिस्टा पढ़ेंगे और फिर ये फंजाई, और ये लास्ट में एक लेक्चर में। ऐसा होगा, ये शेड्यूल मैंने किया इस चैप्टर को। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा। ये बच्चों जो किंगडम मोनेरा होता है, इसका स्पेशल फीचर कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। इसकी सेल कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक। ये एक इसका सबसे स्पेशल कैरेक्टर है। अगर इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसको किंगडम मोनेरा में रखा जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। मैं भी कैरेक्टर्स बताऊंगा, पहले एग्जाम्पल समझ लो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरह के एनिमल्स को हमें इसमें पढ़ना है। माइकोप्लाज्मा, एक्सेट्रा। अब देखो बच्चों, जब ये कैरेक्टर्स हम लोग देखेंगे किंगडम मोनेरा के, तो हमारे दिमाग में बैक्टीरिया, जीवाणु, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको जीवाणु लिखेंगे। नोट्स बनाते रहना, कॉपी पेन लेके बैठना। जो इंग्लिश में बना रहे हैं वो बैक्टीरिया ऐसा लिख सकते हैं, जो हिंदी में बना रहे हैं वो बैक्टीरिया लिखेंगे। इसको नील हरित शैवाल लिखेंगे। माइकोप्लाज्मा को तो माइकोप्लाज्मा शब्द को लिखना ही है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। बैक्टीरिया, जीवाणु को ध्यान में रख करके हम इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। प्रोकैरियोटिक सेल मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूँ। ये एक सेल है, ये एक सिंपल सेल होती है बच्चों। यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में सिंपलर है। और यहाँ बाहर एक सेल वॉल प्रेजेंट है। ये क्या है बच्चों? ये प्रेजेंट है सेल वॉल। ये इसकी क्या है? सेल वॉल है। ये सेल वॉल है। सेल वॉल इसका सबसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर एक और मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में फैल करके ऐसे एक्सटेंड हो जाती है और ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है। ये डबल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या हो गए बच्चों? ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान से देखना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड, फास्फोलिपिड की बनी होती है, जैसे अदर सेल में वैसे यहाँ भी। सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? सेल वॉल बनी होती है बच्चों पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। किसकी? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है बच्चों, ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, नाम प्लस नाग। नाम प्लस नाग, एक होता है नाम और एक होता है नाग। दो चीज़ों से मिल करके पेप्टाइडोग्लाइकॉन बनता है। नाम और नाग क्या है बच्चों? तो नाम को हम बोलते हैं एन एसिटिल
म्यूरामिक एसिड और ये जो नाग है, नाग को बोलते हैं एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन। ये इधर है और ये एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड नाम है और एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन नाग है। इनसे मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकॉन बनता है और पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर के ये सेल वॉल बनी होती है। ये आपका यहाँ पर पूरा साइटोप्लाज्म होता है। ये वाला यहाँ पर क्या है, ये साइटोप्लाज्म है और इसी साइटोप्लाज्म में डूबा हुआ रहता है, इसी साइटोप्लाज्म में बच्चों डूबा हुआ रहता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ये डीएनए जो होता है सर्कुलर होता है और इस तरह से डबल स्टैंडर्ड होता है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। अच्छा, इसको हम बोलते क्या हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, या इसको हम जीनोफोर बोलेंगे, जीनोफोर। न्यूक्लियोइड या जीनोफोर में होता क्या है, इसमें होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, नेक्ड भी होता है ये डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए होता है। ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने दिखाया है यहाँ पर, इसको बोलते हैं मीजोसोम। क्या बोलते हैं, मीजोसोम। अब देखो ये सेल क्या है, ये जो सेल है बच्चों, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें कोई भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एब्सेंट होते हैं। आपको कहीं भी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई नहीं पड़ेगा, इसमें कहीं भी आपको गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई नहीं पड़ेंगे। जो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे जैसे झिल्ली से घिरे हुए, ऐसे जो घिरे हुए स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे जो स्ट्रक्चर होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेंगे। ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना तो इसमें आपको गोल्जी बॉडी जैसा कुछ देखने को मिलेगा, कोई नहीं। ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ तक कि इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता। मेन प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है बच्चों, ये प्रो मीन्स होता है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियन, दो वर्ड से बना है, एक तो प्रो, दूसरा क्या है कैरियोटिक, कैरियोटिक से कैरियन, तो ये है कैरियन। तो कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। ये ध्यान देना, इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है और इस न्यूक्लियस को हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब है प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, लेस डेवलप है, अर्ली न्यूक्लियस है। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ये सबसे की पॉइंट है। इसी ये पहली स्लाइड है लेक्चर की और इसी ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव स्लाइड होने वाली, क्योंकि यहाँ पर मैं वो बता रहा हूँ जो इसका मेन फीचर है प्रोकैरियोटिक का, ये सेल बना के समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो डीएनए है, ये डीएनए आमतौर से, जैसे मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूँगा तो वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन अगर गौर से देखो, मैं ऐसे एक स्ट्रक्चर बना दूँ, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना दूँ, ये वाला ऐसे, तो क्या बच्चों आप इसको न्यूक्लियस कहोगे। अब ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया डीएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। तो कमी किस बात की थी, ये जो मैंने मेम्ब्रेन बनाई है इसी की कमी थी ना। तो ये मैं इसको हटा, जो मैंने बनाया था वो हटाने जा रहा हूँ। देखो ये हट गया। अब ये जो मैंने मेम्ब्रेन बनाई थी वो मेम्ब्रेन हट गई है। तो मतलब इसमें न्यूक्लियस में किस चीज़ की कमी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी है। बात समझ में आई कि नहीं, किस चीज़ की कमी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। डीएनए तो है जो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। अब देखो मुझे ये बताओ कि क्या इस सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो आप बोलोगे नहीं। अगर आप बोलते हो कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो वो गलत है, और आज के बाद आप ये नहीं बोलोगे, आप ये बोलोगे कि न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट वो न्यूक्लियस इंसिपिएंट है, वो न्यूक्लियस प्रिमिटिव है। वो न्यूक्लियस कैसा है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है।
प्रिमिटिव, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रो मीन्स क्या बताया मैंने, प्रिमिटिव, और कैरियन माने न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब हो जाएगा प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। ठीक है, ये होता है। तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट वो न्यूक्लियस कैसा है, इंसिपिएंट है, प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर बच्चों को राइबोसोम्स होंगे, ये राइबोसोम्स, ये क्या है, ये राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स। अब ये जो राइबोसोम्स हैं बच्चों, ये राइबोसोम्स होंगे कैसे, ये होंगे 70S टाइप के। कैसे होंगे, 70S टाइप के। तो ये सेल बनाई लोकोमोशन के, इसमें फ्लैजला भी हो सकती है। अगर ये बैक्टीरिया लोकोमोटरी नहीं है तो फ्लैजला नहीं बनेगी। तो फ्लैजला बनाना ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, आप बना भी सकते हो और फ्लैजला इसमें नहीं भी बना सकते हो। बट इसके ऊपर कभी कभी एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर ये बना होगा इसके ऊपर, इसको इनक्लोज करता हुआ। तो ये वाला बैक्टीरिया के ऊपर होता है, ये कैप्सूल है। ये वाला पार्ट जो मैंने बनाया ये क्या है, ये कैप्सूल है। ठीक है, ये सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये कैप्सूल। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कुछ ऐसा स्पेस है, ये वाला, ये वाला। इस स्पेस को बच्चों में कहूँगा पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या करता है, ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस करता है इसका डाइजेशन। जो सेल के अंदर, ये भी मैंने इस कलर से दिखा, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, नहीं तो ये चीज़ ऐसे लग रही है, स्पेस से वो चीज़ कन्फर्म नहीं हो रही। डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं इसको कलर इसका चेंज करता, कि तुम्हें समझ में आए कि क्या क्या यहाँ पे बना हुआ है। ये बाहर एक कैप्सूल है, ये बाहर क्या है, कैप्सूल है, सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लेयर्स होती हैं, बैक्टीरिया के ऊपर होती है, सब में नहीं होती है। ठीक है, तो ये बन गया। तो ये आपकी एक प्रोकैरियोटिक जनरल सेल मैंने बनाई है। अब जैसे मैं अब ब्लू ग्रीन एल्गी बनाऊँगा तो इसमें कुछ चेंज हो जाएंगे, जैसे इसमें क्रोमेटोफोर्स आ जाएंगे फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, मैं अगर ब्लू ग्रीन एल्गी की कुछ सेल्स बनाऊंगा जिसमें हेट्रोसिस्ट आ जाएंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, तो कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा होंगी, कुछ ऐड होंगी। बट ये टिपिकल सेल है प्रोकैरियोटिक की। बैक्टीरिया में बनाऊंगा तो इसमें पेलाई ऐड हो जाएंगी या कुछ प्लाज्मोडियम वगैरह जैसे यहाँ पर है। तो ये प्लाज्मिड वगैरह आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा DNA होता है। वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे जब हम मोनेरा का भी क्लासिफिकेशन करेंगे और अलग अलग इसमें देखेंगे क्या क्या आता है। जब बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रो, इनको सबको मुझे पढ़ना है। तो ये सब पढ़ूंगा, तो ये जब स्टडी करूंगा ना, तो इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो बताई जाएंगी। अभी यहाँ पे ये मैंने क्या तुम्हें समझाया है, ये प्रोकैरियोटिक सेल समझाइए। देखो, सेल वॉल है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नॉर्मल जैसे होती है लिपिड की बनी, वैसे यहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो आपका DNA है, ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है। अब अच्छा, इसमें न्यूक्लियर नहीं है, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो ये प्रोटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, सीधे संपर्क में रहता है। किसके, जीवद्रव्य के या साइटोप्लाज्म के। ठीक है, मीजोसोम का काम यहाँ पे रेस्पिरेशन करना होता है। क्या काम होता है बच्चों, रेस्पिरेशन करना। जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है जो कैरियोटिक में, वो काम यहाँ पे मीजोसोम करता है। तो मीजोसोम क्या हो, मीजोसोम एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा कि नहीं, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, जो काम माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ कर रहा है, तो फंक्शन में सेम है बट स्ट्रक्चर में अलग है, इसलिए ये एनालॉगस स्ट्रक्चर होगा। एनालॉगस स्ट्रक्चर वे होते हैं जो फंक्शन में सेम होता है और स्ट्रक्चर या ओरिजिन में डिफरेंट होते हैं। जो ऑर्गन स्ट्रक्चर में सेम है, फंक्शन में डिफरेंट है, उनको हम होमोलॉगस बोलते हैं। बट ये उल्टा है, स्ट्रक्चर में डिफरेंट है पर फंक्शन है जैसा करता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी रेस्पिरेशन करके एनर्जी देता है, यहाँ पर मीजोसोम भी रेस्पिरेशन करके एनर्जी देगा। ठीक है, ये आपका प्लाज्मिड है, एपिसोम भी हो सकते हैं, वो भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है। ये इसका मेन DNA होता है। ये कुछ अदर जेनेटिक मटेरियल इसमें होती है, ये भी डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ये भी सर्कुलर होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ।
स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना रहे हो तो बना लो, फिर मैं आगे हटूँ। ठीक है, देखो तो मोनेरा के कैरेक्टर्स अगर आप देखोगे तो कैरेक्टर्स देखने के लिए मोनेरा के कैरेक्टर्स अगर आप देखना चाहोगे तो इसमें क्या क्या कैरेक्टर आ जाएंगे। पहली बात तो इनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल बियरिंग ऑर्गेनिज्म है। एक बात, दूसरा ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो, यूनिसेलुलर होंगे। कई बार सेल्स के ग्रुप भी देखे गए हैं तो आप उसको मल्टी सेलुलर भी बोल सकते हो। मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर से फ़र्क नहीं है, ये कैसे होने चाहिए, ये प्रोकैरियोटिक होने चाहिए। जैसे ये मोनोकोकस एक सेल है, स्ट्रेप्टोकोकस में बहुत सी सेल्स होती है जो मल्टी सेलुलर हैं, फिलामेंटस हैं कि नहीं है, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी ऐसे मल्टी सेलुलर फिलामेंटस हो सकते हैं। ये दिमाग में ना रहे कि मोनेरा वाले सारे यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। क्या होना चाहिए, सेल उनकी प्रोकैरियोटिक होनी चाहिए, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये समझ गए। तीसरा, अब इसका जो कुछ कैरेक्टर आप प्रोकैरियोटिक में देख रहे हो वो कैरेक्टर आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हो। ये इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये बात आप इस कैरेक्टर में लिखोगे। इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्यों इंसिपिएंट है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म मतलब ऑटोट्रॉपिक होते हैं बच्चों कि हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं एंड हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, दोनों होते हैं। ऑटोट्रॉपिक भी होंगे और हेटेरोट्रॉपिक भी होंगे। ऑटोट्रॉपिक में बच्चों ये ऑटोट्रॉपिक को हम फोटोसिंथेटिक बोलेंगे, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करके ऑटोट्रॉपिक है वो फोटोसिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रॉपिक। दूसरे इसमें होंगे कीमोट्रॉपिक, चलो ऐसे लिख देता हूँ। ये जो ऑटोट्रॉपिक होंगे वो फोटोसिंथेटिक होंगे और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉपिक। वो एनर्जी सनलाइट से नहीं बनाएंगे, वो एनर्जी केमिकल से लेकर के फूड बनाएंगे। जैसे कि सल्फ़र बैक्टीरिया हो गए, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया हो गए, वो केमिकल का यूज करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, वो सनलाइट को यूज करके ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये वाले बैक्टीरिया ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, बट ये वाले बैक्टीरिया ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हो जाएंगे ऑटोट्रॉपिक, दो तरह के बताएं, कौन से, कीमो ऑटोट्रॉपिक और फोटो ऑटोट्रॉपिक। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक को मैंने सीधे फोटोसिंथेटिक लिख दिया है और दूसरा क्या है, कीमो ऑटोट्रॉपिक लिखा है। हेटेरोट्रॉपिक में कितने तरह के होंगे, हेटेरोट्रॉपिक में ये बैक्टीरिया हो जाएंगे बच्चों, ये पैरासाइट हो जाएंगे। पैरासाइट दूसरे बॉडी में, जैसे कि साल्मोनेला टाइफाइड का बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी का बैक्टीरिया, ऐसे बहुत से बैक्टीरिया जो दूसरे एनिमल्स के बॉडी में रहते हैं, हम लोगों के बॉडी में रहते हैं, डिजीज़ काज करते हैं। जो डिजीज़ काजिंग होते हैं, बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे के बॉडी में रहते हैं और बीमारी फैलाते हैं, तो वो हो जाएंगे पैरासाइट। ठीक है, दूसरे बैक्टीरिया हो जाएंगे सिम्बायोटिक, जैसे राइजोबियम का नाम आपने सुना है, और लैक्टोबैसिलस, ये वैसे सिम्बायोटिक तो नहीं है बट ये हेटेरोट्रॉपिक ही है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया में आएगा। ई कोलाई बैक्टीरिया है, वो हमारे बॉडी के अंदर रहता है, कोई नुकसान नहीं करता, इसको सिम्बायोटिक या कॉमन सेल बैक्टीरिया मान लेते हैं। ठीक है, सी, ये कॉमन सेलिज्म शो करते हैं कुछ बैक्टीरिया। पैरासाइट का मतलब ये होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और सिम्बायोटिक वे होते हैं जो प्लस प्लस एसोसिएशन रखते हैं। मैं इसको लिख देता हूँ माइनस प्लस, सॉरी। इनको फ़ायदा मिलता है, ये प्लस में रहेंगे, ये माइनस में, तो ये जो नुकसान पहुंचाते हैं ये सिम्बायोटिक हैं, दोनों को फ़ायदा रहता है।
और कॉमन सिलेज में एक को फ़ायदा, इनको तो फ़ायदा रहता बट हमें ना फ़ायदा ना नुकसान। ये इस तरह से बैक्टीरिया होती है, पैरासाइट भी होते हैं और कुछ इसमें ऐसे भी देखे गए हैं जो सैप्रोफिटिक हैं। कुछ क्या है? सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक का मतलब है जो सड़े गले डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ले लेते हैं, उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। ठीक है, सैप्रोफाइट्स ऐसे होते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। डेड एंड डिकेइंग, गोबर वगैरह पे सड़ी हुई लकड़ी है, सड़ा हुआ वो कोई मांस का टुकड़ा है पड़ा हुआ सड़ रहा है, उसमें ग्रो कर जाएंगे, ये हो जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन करने, जो लैक्टोबैसिलस का मैंने अभी नाम लिया था, दूध में मिल रहे हैं तो वो केमिकल को यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से वो भी सैप्रोफाइट्स में है क्योंकि वो फर्मेंटेशन कर रहे हैं ना, इसलिए ऐसे बहुत से हैं। तो ये हो जाएगा ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, ये दो तरह के ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे आपको इसमें। यानी ये ऑटोट्रॉपिक भी होंगे और कैसे होंगे? हेटेरोट्रॉपिक भी होंगे। ठीक है, ये कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये बैक्टीरिया जो होंगे बच्चों, ये डाइजेशन कैसे करेंगे? 5 ये डाइजेशन कैसे करेंगे? तो इनका डाइजेशन होता है, ये जो बीच में मैंने स्पेस बताया था, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो होता है उनमें उनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ज़रा पीछे वाली स्लाइड में जाओ, देखो ये वाला जो स्पेस बताया था, ये वाला, ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए हैं और इसी में डाइजेशन होता है। इसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। ठीक है, ये डाइजेशन हो जाएगा। 6 लोकोमोशन कैसा होगा? लोकोमोशन, जो लोकोमोशन होगा वो बेटा इसमें होता है फ्लैजला से। किससे होता है? फ्लैजला से। जिनमें लोकोमोशन होता है नहीं होगा, जैसे ये बैक्टीरिया है तो ये बैक्टीरिया में ये ऐसे 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 फ्लैजला लगे होते हैं बहुत सारे, ये फ्लैजला लगे हुए हैं। ये इसका डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, ये डीएनए है, ये राइबोसोम वगैरह है, ये पिल्लाई भी लगे होंगे इसमें छोटे छोटे, और ये बड़े बड़े, ये फ्लैजला। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनमें होता है एक ही फ्लैजला, ये एक है, ये इसमें एक ही फ्लैजला ऐसे लगा हुआ है, ये एक ही फ्लैजला लगा हुआ है। ठीक है, ये भी बैक्टीरिया है। तो ये लोकोमोशन किससे होता है? ये फ्लैजला से होता है। ये क्या है? ये फ्लैजला है। ये क्या है? ये फ्लैजला है। ये स्ट्रक्चर क्या बच्चों? ये फ्लैजला है। तो लोकोमोशन किससे हो रहा है? फ्लैजला से हो रहा है। ठीक है, अच्छा। कुछ ऑर्गेनिज्म इसके ऐसे हैं बच्चों जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो वो फोटोसिंथेसिस किससे करते हैं बच्चों? वो करते हैं, एक ख़ास तरह का इसमें स्ट्रक्चर मिलता है, क्रोमैटोफोर प्रेजेंट होता है। ये बेटा किस में मिलता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है। किस में मिलता है बच्चों? ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलेगा और नहीं मिलेगा किसी में। जैसे ये मैंने एक ब्लू ग्रीन एल्गी बनाई है, ये मैंने एक बच्चों ये ब्लू ग्रीन एल्गी बनाई है, तो इसकी सेल वॉल है, ये बाहर अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे मीजोसोम बनाती है वैसे ही क्रोमेटोफोर भी बना लेती है। ये तो मीजोसोम है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैल करके ये बना लेगी। जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्रोमेटोफोर है। ये क्या है? ये क्रोमेटोफोर है, क्रोमेटोफोर। इसी से इसी में क्लोरोफिल होंगे, इसी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही फैल करके ऐसे जैसे मीजोसोम बनाती है वैसे क्रोमेटोफोर बना लेगी। तो ये है, ये हो जाएगा इसका क्रोमेटोफोर होंगे। क्रोमेटोफोर से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस हो जाएगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। और कुछ ये 8 नंबर है। कुछ इसमें क्या हो जाएंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे।
नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बच्चों ये बैक्टीरिया भी करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नास्टॉकिना बिना ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसमें होता क्या है, इसमें बच्चों हेट्रोसिस्ट होते हैं। हेट्रोसिस्ट ये स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। हेट्रोसिस्ट हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये होते हैं। तो डिटेल में इसके बारे में तब जानेंगे जब ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे। ठीक, ये होता है। और 9th, अब देख, ये तो हो गया हेट्रोसिस्ट, ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें बेटा ये बताओ रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होगा इसमें। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरह से होता है। एसेक्सुअल, वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन से, वेजिटेटिव या फिर हम फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे, एक ही बात हो जाएगी ये। और तीसरी होती है सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनमें, ए सेक्सुअल, उसका सबसे अच्छा मेथड इनमें देखा गया है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन देखा गया है। बाइनरी फिजन, ये एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया डिवाइड करती है ऐसे। ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया डिवाइड करेगी और ये डिवाइड करके इसमें सबसे पहले तो अपना ये जो इसके पास ये जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होगा, और रेप्लिकेशन होने के बाद ये बैक्टीरिया ऐसे, और यहाँ से यहाँ पे ये 2 आ जाएंगे वो जेनेटिक मटेरियल इसके, और फिर यहीं से ये डिवाइड हो जाएगी और ये 2 नए बैक्टीरिया बन जाएंगे। ये होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब है सीधा सिंपल सेल डिवीजन से, अदर ऑर्गेनिज्म अमीबा वगैरह सेल डिवीजन करते हैं उसे प्रोकैरियोटिक सेल, ये इनका और सिंपल सेल डिवीजन होता है। कुछ नहीं करना होता, केवल रेप्लिकेशन, डीएनए का जो इनके अंदर डीएनए है उसका रेप्लिकेशन करना होता है, और रेप्लिकेशन करने के बाद जब ये रेप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये दोनों अलग, ये 2 डीएनए आ गए और बीच में सेल वॉल प्लेट बन जाती है, प्लेटेड होती है ना वो, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी है तो बीच में एक सेल प्लेट बनती है, दोनों डिवाइड हो जाती हैं, अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट कर जाती है, तो ये 2 पार्ट में टूट जाती है। ठीक है, फिजन का मतलब होता है टूटना, फिजन का मतलब है टूटना, बाइनरी का मतलब है 2। ये सेल 2 पार्ट में टूट गई। कितने पार्ट में टूट गई? 2 पार्ट में। 2 पार्ट में ये सेल टूट गई, और जब ये 2 पार्ट में टूट जाती है तो यहाँ इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। और ये बहुत रैपिड डिवीज़न होता है, ये बहुत रैपिड, बहुत स्पीड में, बहुत तेज़। बैक्टीरिया लगभग 20 मिनट में 20 मिनट में बैक्टीरिया डिवीज़न कर लेती है। एक बैक्टीरिया 20 मिनट में अपना पूरा डिवीज़न क्या होती है, कंप्लीट कर लेती है। तो मेन रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो क्या होता है, वो यही होता है, बाइनरी फिजन मेन होता है इसमें। ठीक है, कोई बैक्टीरिया है बेटा 20 मिनट में डिवाइड कर रही है, बताओ वो 3 घंटे बाद कितनी बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है और वो 20 मिनट में डिवाइड कर रही है, 3 घंटे बाद कितनी बैक्टीरिया बन जाएंगी? ठीक है, ये आंसर देना आप कमेंट में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन में कोई ये ऐसा फिलामेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गी में बहुत देखा गया है, ये फिलामेंट है, और ये फिलामेंट या इसमें हार्मोगोनिया होते हैं, ये बीच से यहाँ से टूट गया, तो ये 3 फिलामेंट ये 3 पार्ट्स में टूट गया, ये ऐसे, ये तीनों न्यू फिलामेंट, तीनों क्या बनाएंगे, न्यू फिलामेंट बना लेंगे, न्यू फिलामेंट बना लेंगे। तो इस तरह से भी रिप्रोडक्शन होता है
तो ये क्या है, ये फिलामेंट वाला जो का टूटना है इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, इसी को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। थर्ड क्या था बच्चों, थर्ड था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इसमें 3 मेथड होते हैं। एक तो होता है जहाँ पे जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पर मेन जो होता है वो होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करती है, वो भी प्लाज्मिड के फॉर्म, प्लाज्मिड एक्सचेंज होता है, मेन डीएनए एक्सचेंज नहीं होता है। लेकिन जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो एक्सचेंज हो रहा है, जब भी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है तो हम उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो कॉन्जुगेशन को प्रिमिटिव टाइप का फर्टिलाइजेशन बोला गया। एनसीईआरटी ने क्या बोला है, कॉन्जुगेशन इज ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि केवल प्लाज्मिड का एक्सचेंज होता है। तो कॉन्जुगेशन का मेथड हम तब पढ़ेंगे जब बैक्टीरिया में हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अभी मैं जनरल कैरेक्टर्स बता रहा हूँ वगैरह के, अभी इसके क्लासिफिकेशन करूँगा तो उसमें बैक्टीरिया पढ़ूंगा, तो बैक्टीरिया में डिटेल बताऊँगा। और 3 टाइप के होते हैं, कॉन्जुगेशन हो गया, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये भी मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। और एक होता है ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन। ये 3 मेथड होते हैं, ये 3 मेथड होते हैं। जो मेन इसमें कौन सा है, कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेन इसमें जो मेथड होता है बच्चों वो कौन सा होता है, सबसे मेन मेथड ये कॉन्जुगेशन है। इसमें सेक्सुअल में ओवरऑल बैक्टीरिया में क्लासिफिकेशन देखेंगे तो मेनली कौन सा होता है आपका, बाइनरी फिजन होता है। कौन सा होता है, बाइनरी फिजन होता है। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि 3 घंटे में अगर बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड हो रहा है, कोई बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड हो रहा है, अगर इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा, 20 मिनट में डिवाइड हो रहा है तो 3 घंटे में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे। अब एक बैक्टीरिया है बच्चों, ठीक है, ये हर 20 मिनट डिवाइड हो रहा है, तो 3 घंटे में 20 मिनट कितने होंगे, 3 घंटे में कितने 20 मिनट हो जाएंगे, ये ज़रा बताओ मुझे। 3 घंटे में 120 मिनट होंगे, 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, 180 मिनट हो जाएंगे। और ये 20 मिनट में डिवाइड हो रही है बैक्टीरिया, ये 9 डिवीज़न कर लेगी ना, 9 डिवीज़न कर लेगी तो 2 की पावर 9 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे 2 गुणे 2 ऐसे कर लो, कितने 9 टाइम्स कर लो। ठीक है, बताना कितना आंसर आया आपका। देखो ऐसे 2 गुणे 4 8 16 32 64 128 256 512, तो ये 512 बैक्टीरिया बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 9 बार डिवाइड कर लेगी ये बैक्टीरिया। ये आंसर आपका आएगा, 512 जिनका आया है उनका सही है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी कि एक प्लेट कल्चर प्लेट है और ये आधी भरी हुई है और बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड कर रही है और इसको आधी भरने में 5 घंटे का टाइम लगा है, तो पूरी कल्चर प्लेट भरने में कितना टाइम लगेगा। तुम कहोगे आधी भरने में 5 मिनट लगा है तो पूरी भरने में 10 घंटे लग जाएगा। नहीं, इसको पूरा भरने में कितना लगेगा, 20 मिनट और लगेंगे, तो ये 5 घंटे 20 मिनट हो गए। 5 घंटे में आधी भर गई है तो पूरा भरने में कितना लगेगा, 20 मिनट और लगेगा। ऐसा क्यों लगेगा, कि जितने बैक्टीरिया सब तो डिवाइड करेंगे ना, तो सब डिवाइड करेंगे तो आधे हैं तो ये डबल हो जाएंगे। तो डिवीज़न के लिए कितना चाहिए, 20 मिनट। 20 मिनट में एक बैक्टीरिया क्या हो जाता है, 1 से 2 हो जाते हैं, तो ये जितने भी हो जाएंगे, मान लो ये 2000 होंगे तो 2000 भी डिवाइड करेंगे तो 20 मिनट बाद 4000 नहीं हो जाएंगे, तो ये कल्चर प्लेट ऐसे भर जाएगी। ऐसे करना है
कि एक बैक्टीरिया है तो ये 20 मिनट बाद 1 से 2 हो जाएगी, फिर ये कैसे 2 से 4 हो जाएगी, फिर 4 से 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512 और फिर 1024, 2048 और ऐसे 4096 करके पूरा करोड़ों, ये दिन भर में बेटा करोड़ों अरबों बैक्टीरिया हो जाती है। इतना रैपिड डिवीज़न होता है, इतना फास्ट डिवीज़न करते हैं कि 20 मिनट में, हर 20 मिनट में डबल, हर 20 मिनट में डबल। तो ये रैपिड डिवीज़न होता है बहुत तेज़, इसलिए बैक्टीरिया नंबर बहुत तेज़ बढ़ाता है। जब कोई डिजीज़ हो जाती है तो क्योंकि 2-4-10 बैक्टीरिया होंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है, लेकिन अगर नहीं ख़त्म कर पाए तो बैक्टीरिया बहुत तेज़ बढ़ते हैं, इस वजह से बीमारी फिर आगे रहती है, एंटीबायोटिक लेना पड़ता है तभी जाके वो बीमारी जाती है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब हम पढ़ेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ, ये तो जनरल कैरेक्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें आएंगी, वहाँ पे देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा। इसमें क्लासिफिकेशन करेंगे, इसमें 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा होता है बच्चों यू बैक्टीरिया और तीसरा होता है साइनो बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया बेटा एंसेस्टर होते हैं, एंसेस्टर्स ऑफ बैक्टीरिया माने जाते हैं। जो मॉडर्न बैक्टीरिया उनके एंसेस्टर्स होते हैं। ये बेटा ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल होते हैं। अभी इनके बारे में और बात करूंगा आगे। ये जो यू बैक्टीरिया है, यू मीन्स होता है बच्चों ट्रू, यू मीन्स क्या होता है ट्रू, यू मीन्स क्या होता है ट्रू। तो ये बेटा जो होते हैं ये मॉडर्न बैक्टीरिया हैं, मॉडर्न या ट्रू बैक्टीरिया होते हैं जो आजकल दिखाई पड़ते हैं। साइनो बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों, ये साइनो बैक्टीरिया क्या होते हैं? साइनो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और सबसे सक्सेसफुल प्रोकैरियोट्स माने जाते हैं। तो ये हुआ आपके आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। ये 3 टाइप से इनको क्लासीफाई किया गया है। आर्की बैक्टीरिया के पूर्वज सबसे पहले माने जाते थे और हॉट स्प्रिंग्स में और एडवर्स कंडीशन में, एसिडिक एरिया में, सैलाइन कंडीशन में, हर जगह ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल होते हैं क्योंकि ये जैसे पहले थे आज भी वैसे, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, मिलते हैं तो इसलिए इनको लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। साइनो बैक्टीरिया होते हैं, ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। ट्रू जो आज होते हैं जैसे साल्मोनेला टाइफी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस राइजोबियम है, ये सब जो बैक्टीरिया हैं ये आज भी मिलते हैं। साइनो बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑस्लोटोरिया, ये सब बहुत सारे आते हैं। वो बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये प्रोकैरियोटिक एल्गी आप इनको बोल सकते हो, ये इसमें आते हैं। तो ये 3 तरह के ऑर्गेनिज्म आपको बच्चों इसमें देखने को मिलेंगे, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया। ये इतना आपको इसमें पढ़ना। उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे और साइनो बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज की क्लास को बेटा हम यहीं तक रखेंगे, हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आप भी बोर हो जाते हो। तो फिर अभी फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इसके एक मोनेरा पूरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन टाइम हो गया है मुझे लगता है ज़्यादा। तो एक लेक्चर में आज इतने रखूँगा, इसके आगे थोड़ा सा बचा। इन्हीं जो मैंने जितना तुम्हें बताया है इसके बारे में, इन्हीं चीज़ों को थोड़ा और एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने मेथनोजेंस के बारे में अभी यहाँ पे बात नहीं की है। यू बैक्टीरिया तो एक बड़ा टॉपिक रहेगा, इसमें सभी बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में बात करनी है क्योंकि ये मॉडर्न बैक्टीरिया है। इसलिए मैं टॉपिक को आज यहीं पर एंड कर रहा हूँ क्योंकि फिर जल्दी में नहीं होगा, ये मैं डिटेल में बताऊँगा तुम्हें। और साइनो बैक्टीरिया के बारे में भी अच्छा खासा टॉपिक रहेगा बताने के लिए। तो कल मैं यहीं से इस टॉपिक को स्टार्ट करूँगा और मंदिर को कल कंप्लीट करूँगा, ठीक है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कल वाला लेक्चर भी आपको मिल जाएगा इसलिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।